अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 601 के लेक्चर नंबर 24 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिज़नेस के पैसों को सही तरीके से मैनेज करना, ताकि बिज़नेस स्मूथली चले और लॉस से बचा रहे। तो हर बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोहताज होता है, ठीक है। और बिज़नेस को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैश फ्लो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई और वेरिएंस एनालिसिस हो गया। वेरिएंस एनालिसिस उस चीज़ को बोलते हैं जो प्लान किया था उसको एक्चुअल रिजल्ट से जो है वो कंपेयर करना क्या कहलाता है, वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि विनिंग द कैश फ्लो वार, यानी कि कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग रखना और पैसों की कमी ना होने देना। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट, यानी ये समझना कि प्रॉफिट असल में क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। तीसरा है ब्रेकिंग इवन, यानी कि वो पॉइंट जहां बिजनेस ना प्रॉफिट करता है और ना ही लॉस। चौथा पॉइंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, यानी कि रोज़ाना के बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए पैसों को सही तरीके से मैनेज करना। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं विनिंग द कैश फ्लो वार, यानी अक्सर नए बिजनेस ओनर्स सोचते हैं कि जब कस्टमर्स आना शुरू हो जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, और जबकि असल में प्रॉब्लम्स उसी वक्त शुरू होती हैं। नए बिज़नेस में सेल्स तेज़ स्पीड से बढ़ती हैं। सेल्स बढ़ने का मतलब है ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदना, मज़दूरों की वेज देना, दूसरे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाना, ठीक है। और ये तमाम पेमेंट्स कस्टमर से पैसे मिलने से पहले करनी पड़ती हैं। अगर कस्टमर लेट पेमेंट करे और बिज़नेस के पास कैश ना हो तो बिज़नेस अपने डेली बिल्स पे नहीं कर सकता। क्लियर। इसी वजह से बिज़नेस बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो बैंकर्स इस सिचुएशंस को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बिज़नेस इतना ज़्यादा काम ले लेता है जितना उसके पास कैश अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। यानी सेल्स तो बढ़ रही होती हैं लेकिन उन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शॉप को अचानक बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएं, ठीक है, तो उसे पहले सामान ख़रीदना होगा और वर्कर्स को सैलरी देनी होगी। अगर कस्टमर्स बाद में पेमेंट करें और शॉप के पास कैश ना हो तो शॉप मुश्किल में आ सकती है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, कैश का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखिएगा, ऑथर कहता है कि अगर बिज़नेस कुछ फाइनेंशियल मेजर्स फॉलो करे तो सेल्स ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत कम हो सकती है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम उन तरीक़ों को समझेंगे जिनकी मदद से बिज़नेस में कैश की कमी से बचा जा सकता है। स्टूडेंट, पहला जो तरीका है वो है सेंड बिल्स आउट प्रॉम्प्टली, यानी बिज़नेस को चाहिए कि कस्टमर को बिल या इनवॉइस फ़ौरन भेज दे ताकि पेमेंट जल्दी मिल सके। स्टूडेंट, जिन लोगों ने पैसे देने हैं उनकी डेबिटर्स लिस्ट बनानी चाहिए। इस लिस्ट में लिखना चाहिए कि किस कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं और कितने दिन या कितने अरसे से पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो जो कस्टमर्स बहुत देर तक पेमेंट ना दें उनसे सख्ती से बात करनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो उनको और माल देना बंद कर दे या लीगल एक्शन की वार्निंग दे। इससे बिज़नेस का कैश फ्लो बेहतर रहता है। दूसरा जो इसका तरीका है चेक क्रेडिट रेटिंग्स है, यानी कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। जब कोई नया या बड़ा कस्टमर आए तो पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी चाहिए। अगर कस्टमर रिलायबल हो और उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो तो बिज़नेस उस पर भरोसा कर सकता है, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो तो बिज़नेस फैक्टोरिंग भी यूज़ कर सकता है। फैक्टोरिंग का मतलब है कि बिज़नेस अपना बिल किसी फाइनेंशियल कंपनी को दे देता है और वो कंपनी फ़ौरन लगभग 80% पेमेंट बिज़नेस को दे देती है, ठीक है। एक और तरीका ये है, जो कस्टमर कैश में पेमेंट करे उसको डिस्काउंट दे दे और जो लेट पेमेंट करे उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करे, ठीक है। तीसरा जो तरीका है स्टूडेंट्स वो है कीप स्टॉक लेवल्स डाउन, यानी स्टॉक कम रखो। यानी बिज़नेस को ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं ख़रीदना चाहिए। शुरू में अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। जब कस्टमर की डिमांड समझ आ जाए तब उसी हिसाब से स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए। क्लियर। और बहुत से नए बिज़नेस अपना सारा पैसा स्टार्टिंग स्टॉक ख़रीदने में लगा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में कैश की कमी हो जाती है। इसलिए सिर्फ उतना ही स्टॉक रखें जितनी ज़रूरत हो। चौथा जो तरीका है इसका वो है टेक क्रेडिट, यानी सप्लायर से क्रेडिट लेना। स्टूडेंट्स, कामयाब बिजनेस ओनर्स जो हैं कोशिश करते हैं कि जितना क्रेडिट वो कस्टमर्स को देते हैं उतना ही क्रेडिट सप्लायर से भी लें।
ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर 1 मंथ बाद पेमेंट करता है तो बिज़नेस भी सप्लायर से 1 मंथ बाद पेमेंट की परमिशन लेने की कोशिश करे। इससे बिज़नेस के पास कैश ज़्यादा अरसे तक जो है वो रहता है और डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, आपने जहन में रखनी है। देन हम स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट, बहुत सी स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैश बेसिस पर काम करती हैं। इसका मतलब है कि उनकी ज़्यादातर सेल्स और पेमेंट्स कैश या चेक के फॉर्म में होती हैं। जब बिज़नेस में कैश आता है तो ओनर को लगता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ कैश देखकर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि बिज़नेस प्रॉफिट में है। ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कैश और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है। कैश और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं होती, यानी यही इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैश क्या होता है स्टूडेंट्स? हाथ में मौजूद पैसा। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम में से तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद बचने वाली रकम। ठीक है। कभी बिजनेस के पास कैश होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, और कभी बिजनेस प्रॉफिट में होता है लेकिन उसके पास फ़ौरन कैश नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचिए कि आपने 1 लाख का सामान उधार पर बेचा। अकाउंटिंग के मुताबिक आपने सेल कर ली, इसलिए प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन कस्टमर ने अभी पैसे नहीं दिए। इस वक्त प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं आया। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दे दी, कैश आ गया, लेकिन हो सकता है सामान अभी डिलीवर ही ना हुआ हो, यानी कैश तो आ गया लेकिन पूरा प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा, बिज़नेस को 2 चीज़ें चाहिए। एक, बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए कैश भी चाहिए और प्रॉफिट भी। कैश डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल वगैरह, जबकि प्रॉफिट बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ दिखाता है। अगर प्रॉफिट हो लेकिन कैश ना हो तो बिज़नेस बिल्स पे नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर कैश हो लेकिन प्रॉफिट ना हो तो बिज़नेस कुछ वक्त बाद लॉस में चला जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रॉफिट की कम से कम 3 जो है वो टाइप्स बताई गई हैं, यानी सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं होता। अकाउंटिंग में मुख्तलिफ प्रॉफिट फिगर्स होती हैं जिन्हें अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है वो देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंस का भी जिक्र हुआ है। यहाँ पर ऑथर कहता है कि कैश और प्रॉफिट का बुनियादी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। यानी बहुत से स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैश को ही प्रॉफिट समझ लेते हैं और यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उन प्रॉफिट के एग्ज़ाम की जो हमें 3 तरह की यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इनकम या सेल उस वक्त रिकॉर्ड की जाती हैं जब गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को भेज दी जाए और इनवॉइस इशू कर दिया जाए। ठीक है। आपने याद रखना है कि सिर्फ ऑर्डर मिल जाना इनकम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक सेल्स मैनेजर ने मजाक के अंदाज में कहा कि ऑर्डर उस वक्त कंप्लीट समझो जब कस्टमर पेमेंट भी कर दे, प्रोडक्ट यूज़ भी कर ले, उससे खुश भी हो और दोबारा ख़रीदने के लिए भी तैयार हो। ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक इनकम उस वक्त रिकॉग्नाइज होती है जब गुड्स डिस्पैच हो जाए और इनवॉइस कस्टमर को भेज दिया जाए। ठीक है। ना कि सिर्फ ऑर्डर रिसीव होने पर। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया लेकिन सामान अभी तक डिलीवर नहीं हुआ तो अकाउंटिंग के हिसाब से अभी सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। जब सामान डिलीवर हो जाए और इनवॉइस इशू हो जाए तब सेल और इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर बाद में कस्टमर सामान वापस कर दे तो पहले जो इनकम रिकॉर्ड हुई थी उसे कम करना पड़ेगा। इसलिए अगर रिटर्न्स का अंदाज़ा पहले से हो तो अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट कर ली जाती है। दूसरी जो प्रॉफिट की किस्म है वो है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है स्टूडेंट्स वो कॉस्ट जो बिज़नेस ने बेची हुई चीज़ों को तैयार या ख़रीदने में लगाई। इसे निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। फार्मूला क्या है? स्टॉक यूज्ड इज़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? शुरू में जितना स्टॉक था। परचेजेस किसे कहते हैं? बीच में जितना नया स्टॉक ख़रीदा। एंडिंग स्टॉक यानी कि आखिर में जितना स्टॉक बच गया। जो रिज़ल्ट आता है वो बताता है कि पीरियड के दौरान कितना स्टॉक यूज़ हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेजेस 30,000 है, एंडिंग स्टॉक 20,000 है, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक यूज्ड इज़ इक्वल टू 50,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 इज़ इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? 60,000 बच जाएगा। ठीक है। तो यही बिज़नेस का कॉस्ट ऑफ सेल होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्विस बिजनेस में मटेरियल कम होता है लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है।
क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मैचिंग एक्सपेंसेस। मैचिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिस पीरियड की इनकम हो उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड किए जाएँ। एक्सपेंसेस में शामिल हैं जैसे कि मार्केटिंग आ गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह। हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट अभी ना हुई हो, लेकिन अगर वो इसी पीरियड से रिलेटेड हैं तो अकाउंटिंग में इसी पीरियड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, लाइक अगर जून में एडवर्टाइजमेंट चलाई गई और उसका बिल जुलाई में पे हुआ तो अकाउंटिंग के हिसाब से उस एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस जून में रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो जून की सेल से रिलेटेड था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये 3 इनके नेम तो जो है वो मस्ट याद करने हैं जो प्रॉफिट के एग्जाम के हैं, और इनकी थोड़ा थोड़ा जो इनका जो डिफरेंस है आपस में वो भी आपने क्लियरली अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ब्रेकिंग इवन पर। स्टूडेंट, ब्रेकिंग इवन क्या होता है? जब कोई नया बिज़नेस शुरू होता है तो उसे शुरू में पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से स्मॉल बिज़नेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो शुरू ही में अपना बहुत ज़्यादा पैसा फ़िक्स्ड एसेट्स खरीदने पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, फ़िक्स्ड एसेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि फ़ोटोकॉपियर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, डिलीवरी वैन या मशीन्स वगैरह, ये सारे क्या है? फ़िक्स्ड एसेट्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ को ख़रीदने के बजाय रेंट या हायर पर भी लिया जा सकता है। इससे शुरू में बिज़नेस का पैसा बच जाता है। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? याद रखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल में सेम रहती है चाहे सेल्स कम हो या ज़्यादा। फॉर एग्जांपल शॉप का रेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, ऑफिस रेंट हो गया। अगर सेल्स कम हो भी जाए तब भी रेंट और सैलरी देनी ही होती है। देन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेल्स या प्रोडक्शन के साथ बढ़ती या कम होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पैकिंग कॉस्ट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम मान लें कि शॉप का रेंट जो है वो $10,000 है, ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है। एक प्रोडक्ट ख़रीदने की कॉस्ट $3 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और एक प्रोडक्ट बेचने की प्राइस $5 है। तो हर प्रोडक्ट पर बिज़नेस को $2 का कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये कंट्रीब्यूशन पहले फ़िक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है। जब फ़िक्स्ड कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है उसके बाद जो पैसा आता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो स्टेज होती है जहां बिजनेस को ना प्रॉफिट होता है और ना लॉस। सेल्स रिवेन्यू यानी कि सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, इनके दोनों के मिलने से टोटल कॉस्ट बनती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करने से क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? सेल्स रिवेन्यू के बराबर। क्लियर? इस पॉइंट के बाद जितनी भी सेल्स होंगी वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट बनेंगी। स्टूडेंट्स, अब बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, स्मॉल बिज़नेस को जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। अगर बिज़नेस बहुत देर तक ब्रेक इवन तक ना पहुंचे तो उसके पास कैश ख़त्म हो सकता है और बिज़नेस बंद भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए शुरू में अननेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने से बचना चाहिए और एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट फार्मूला पर। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट जो कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये आपने दोनों फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता ही है फिक्स कॉस्ट वो एक्सपेंसेस जो हमेशा सेम रहते हैं जैसे कि रेंट और सैलरी वगैरह, और सेलिंग प्राइस जो है वो एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट्स एक प्रोडक्ट बनाने या ख़रीदने की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लें कि फिक्स कॉस्ट $10,000 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस $5 पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट $3 पर यूनिट है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, यानी 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हम जो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है आपको पता है वो क्या है? हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम 10,000 डिवाइडेड बाय जो है वो 5 - 3 का जो हमने आंसर निकला था 2 निकला था, 2 पे कर देंगे तो यहाँ पर 5000 यूनिट्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है बिज़नेस को 5000 यूनिट्स जो है वो बेचनी होंगी ताकि उसकी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर 5000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगी तो बिज़नेस प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबल प्राइसिंग पर। स्टूडेंट, अब सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचना काफ़ी नहीं होता, हर बिज़नेस का एक प्रॉफिट टारगेट भी होता है।
ठीक है। ऑथर कहता है कि प्रॉफिट को सिर्फ साल के एंड पर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, बिजनेस को शुरू से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे कितना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। प्रॉफिट पॉइंट फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जितना प्रॉफिट बिजनेस अर्न करना चाहता है वो क्या होता है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल लें, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू $10,000, प्रॉफिट टारगेट $4,000, सेलिंग प्राइस $5 और वेरिएबल कॉस्ट $3। तो आपने क्या करना है? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को पहले माइनस कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब फार्मूला में आप पुट कर देंगे तो आपके पास 7,000 यूनिट्स बच जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर बिजनेस को 4,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 7,000 यूनिट्स बेचनी होगी। ठीक है। और 5,000 यूनिट्स यानी सिर्फ ब्रेक इवन जो है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, और 7,000 यूनिट्स मतलब $4,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपने फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, आपके एग्जाम में जो क्विज में भी आते हैं और शॉर्ट वगैरह में, और आपका न्यूमेरिकल आएगा इस तरह, तो आपने इसको अच्छे से याद रखने होंगे तमाम जितने भी फार्मूलाज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।